नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों पूरे उबाल पर है। जनता के लिए अपना नेता चुनने का समय फिर से आया है। महाराष्ट्र में ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि 4 या फिर कहें तो 5 कोण बन रहे हैं। वर्षों पुराने गठबंधन टूट गए हैं और पार्टियां, नेता पूरे आत्मविश्वास के साथ अकेले ही चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस एनसीपी के लिए तो मुश्किल की घड़ी है ही, लेकिन क्या इस सत्ता विरोधी लहर का फायदा बीजेपी और शिवसेना को मिलेगा या किसको कितना फायदा मिलेगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। ये चुनाव बड़ी सियासी शख्सियतों का चुनाव बनता लग रहा है, लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे वो मुद्दे भी जो आपके लिए हमेशा अहम रहे हैं और अभी भी अहम हैं, और किस तरह से ये चुनाव क्या कुछ तय करेगा भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए। अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं उनके भविष्य के लिए क्या कुछ तय होना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। हमारे साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जो स्टेक होल्डर हैं इस चुनाव में, उनके तो प्रतिनिधि मौजूद हैं ही, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनंत बगीतकर हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं सकाल अखबार के। इसके अलावा मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक शर्मा। बीजेपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भी मेरे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्ट्रो भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मुंबई से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे को भी जोड़ने की जल्द ही हम कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बगैतकर जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति को दशकों से आप देख रहे हैं, क्या वाकई इतना दिलचस्प पहले कोई चुनाव हुआ है? नहीं, बिल्कुल इस बार बहुत ही दिलचस्प है, और यानी हम लोगों के लिए भी ऐसा लगता है कि हम दिल्ली में क्यों बैठे हैं, महाराष्ट्र चले जाएं। इतना दिलचस्प चुनाव हो रहा है, और मूलतः उसका कारण ये है कि जो 4 प्रमुख स्तंभ माने गए पिछले 1995 के आगे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र की राजनीति, तो एक तरफ शिवसेना बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, और 99 के बाद जो है एनसीपी, जो जैसे उनका स्थापना हुई तो एनसीपी और कांग्रेस एक तरफ। उसके बाद आपने देखा होगा कि राज ठाकरे अलग हुए थे, तो एमएनएस जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है वो भी एक कोण जुड़ गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो लेकिन राज ठाकरे को क्या आप उतना वजन, उतनी अहमियत देना चाहेंगे? देखिए, अहमियत अब उनको मिलने की संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये जो विखंडित एक आप चित्र देख रहे हैं, एक थोड़ा सा महाराष्ट्र का राजनीति का, महाराष्ट्र की राजनीति का, तो उसमें निश्चित तौर पे एमएनएस जैसी पार्टी भी, अगर मान लीजिए पिछले चुनाव में उनको 13 सीटें मिली थी, 12 या 13 सीटें मिली थी, तो उसमें अगर एमएनएस को भी इस बार अगर 14-15 अगर ऐसी सीटें मिलती है, या उससे भी ज़्यादा अगर थोड़ी, क्योंकि राज ठाकरे का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी भीड़ जुटा रहे हैं वो, और काफ़ी आक्रामक और बहुत ही, जिससे लोगों का रिस्पांस जो उनको मिल रहा है वो भी। सवाल बहुत ज़्यादा हैं आपसे पूछने के लिए, और फिलहाल नेताओं की तरफ रुख कर लेते हैं, और ये भी जानेंगे कि जो तीखी जो तल्ख बयानी हो रही है, बयानबाजियां हो रही हैं, उसके क्या मायने, क्या वाकई ये सिर्फ चुनाव तक की तस्वीर है या आगे भी ये बात आगे बढ़ेगी? और चुनाव के बाद भी आपसे जानने की कोशिश करूंगी मैं कि जो माना जा रहा है कि फिलहाल लग रहा था कि पोस्ट पोल अलायंसेज होंगे अगर प्री पोल नहीं हुए, तो क्या उनकी कितनी संभावना है? आलोक शर्मा, ये बताइए फिलहाल की कांग्रेस और एनसीपी 15 साल की थकान लोगों में दिख रही है आपको? जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये उत्सव होने जा रहा है मुक्ति का महाराष्ट्र के लिए, तो क्या आप नर्वस नहीं होते? देखिए, बिल्कुल नर्वस होने की आरफा जी कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 15 वर्षों तक वहां पर विकास किया है, और अगर विकास नहीं किया होता तो स्वाभाविक है कि हम 15 वर्षों तक वहां पर शासन नहीं कर पा रहे होते। जहां तक मोदी जी के वक्तव्यों की बात आपने कही कि उत्सव का समय होगा, देखिए वो प्रधानमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन वो जिस तरह की लफाजी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 3-4 वाक्य ही उनके लेना चाहूँगा। वो कह रहे हैं, पहले अब उन्होंने कहा अच्छे दिन आ जाएंगे, और तमाम तरह की अर्थनीति और विदेश नीति को कोसते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। कल उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था, मेरा पुलिस वाला भी मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, बहुत सारे बैरियर्स बीच में आ जाएंगे। आज मैं सुन रहा था, आप लोग नमक का कर्ज देते हैं, प्याज मैंने खाया है, मैंने कपड़ा कॉटन पहना है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को आज बताना चाहिए कि पिछले 4 महीनों में लगभग जो सरकार आपकी रही है उसमें आपने क्या किया है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या हो रहा है? एक तरफ वहाँ पर सैनिक मारे जा रहे
हैं और आप इस तरह से गली गली छानते हुए जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2-3 वाक्य उनके और देखिए आप। नहीं, चलिए आलोक जी, उनकी बात तो उन तक रही। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, उनसे सवाल करेंगे, उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। मैं जानना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, एनसीपी हम जानते हैं उसकी जो मजबूती है उसके सहारे कांग्रेस पार्टी भी टिकी रही महाराष्ट्र में। अभी आपके पास जनता को दिखाने के लिए क्या है? आप 15 साल बाद अब नया क्या देंगे, वो भी अकेले देंगे, कैसे देंगे महाराष्ट्र की जनता को? देखिए आरफा जी, जहां तक बात देने की है, हमने पहले भी विकास किया है। आप देखिए बॉम्बे के अंदर कितनी चीजें नई आई हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी जितने भी किसानों के लिए एक्ट्स आए हैं, हमने जो विदर्भ का मामला था उसके अंदर भी कर्ज माफी का जो इतना बड़ा इशू था उसको किया है। आज हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, आपने मर जवान और मर किसान का नारा दिया, लेकिन आपने फिर विदर्भ के किसानों को क्या दिया? आपने बजट में कोई उनका एलोकेशन नहीं किया। आपने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जिनका कॉटन के लिए बहुत यूज होता है, आपने उसके रेट कई गुना बढ़ा दिए। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वादे करती चली जा रही है और उनको यह भी याद नहीं रहता कि कल आपने वादा कौन सा किया था, आज आपने कौन सा वादा बीजेपी की तरफ आ गए हैं। चलिए, आपसे उम्मीद ये करेंगे कि अगली बार जब मैं सवाल पूछूंगी तो आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ इससे पहले कि क्रास्टो जी की तरफ आऊं। सहस्त्रबुद्धे जी, बताइए फिलहाल कि जिस तरह की तीखी बयानबाजियां हो रही हैं, एक ही विचारधारा की, लगभग एक विचारधारा की 3 पार्टियां एक साथ मैदान में हैं और तीनों जो है वोट मांग रही हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर नुकसान नजर आ रहा है? पता नहीं, आप एक ही विचारधारा की 3 पार्टियां जब कहती है तब आप किन की ओर इशारा कर रही है? बहुत मगर समझदार जहां हैं तक आप। पूरे देश में फैली हुई और राष्ट्रवाद के विषय पर काम करने वाली पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी तो एकमात्र विकल्प है कि जिसने सुशासन के आधार पर और विकास को मुद्दा बनाते हुए इतने सारे वोट लोकसभा के चुनाव में पाए। और महाराष्ट्र के जिन सारे राज्यों ने घेरा हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और सुदूर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सुशासन दे रही है, इसके कारण बार बार चुनकर आ रही है। तो इसलिए प्रगति और सुशासन के बहुत सारे विषय लोग महाराष्ट्र के देख रहे हैं अपने आजू बाजू में, और इसलिए वो भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले, बहुमत मिले। और उसी दृष्टि से प्रचार का पूरा जो प्रचार की दिशा है वो पकड़ ली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ और किसी की मतलब तुलना नहीं हो सकती। बाकी पार्टियां या तो क्षेत्रीय पार्टियां है या फिर कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी क्षेत्रीय ही है, और कांग्रेस जैसी पार्टी है जिसका निकम्मापन बोलने के लिए मतलब 2 मिनट की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन 15 साल इन्होंने कुछ किया नहीं। अभी जो महोदय यहाँ पर बोल रहे थे, जी, डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे, ये बताइए कि मैं जानना चाहती हूँ कि पहले नरेंद्र मोदी की तरफ से द्वारा जो आंकड़ेवारी आई है उसके अनुसार हर साल औसतन 3000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में। ये उनका रिकॉर्ड है। मैं आऊंगी इस सवाल पे, आऊंगी मैं स्पेसिफिक सवालों पे आऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के स्टार प्रचारक, उन्होंने ये कहा कि वो बाला ठाकरे की इज्जत करते हुए इस तरह से सीधा वार नहीं करेंगे, लेकिन फिर जिस तरह से शिवाजी का नाम राजनीतिक लाभ के लिए खींचा गया, बार बार उनको घसीटा गया राजनीतिक मैदान में, आपको लगता है कि खासकर मुंबई के लोगों के लिए, मराठियों के लिए, क्या वाकई ये बहुत सुखद अनुभव रहा होगा? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए एक आराध्य दैवत है, वो एक राष्ट्र पुरुष है। राजनीति के लिए हमने कभी उनका प्रयोग किया नहीं। हम केवल उनका महाराष्ट्र के साथ जो रिश्ता है, महाराष्ट्र और पूरे देश के भाव विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्थान है उसका सम्मान करते हुए, और अटल जी के ज़माने में मुंबई के हवाई अड्डे को उनका नाम दिया गया। इसके पहले जब प्रतापगढ़ पर, मैं 50 के दशक की बात कर रहा हूँ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ आए थे, तब उसी समय भी कई अनाप शनाप बातें शिवाजी के बारे में कही गई थी, तो उसका विरोध करने वाले लोगों में भारतीय जनसंघ सबसे प्रमुख था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को हम एक राष्ट्र पुरुष मानते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ हम एक सुशासन देना चाहते हैं। देखिए, शिवाजी केवल रणनीति के लिए मतलब मशहूर नहीं थे, वो एक सुशासन देने वाले राज्यकर्ता के रूप में महाराष्ट्र के और देश के लोग उनको जानते हैं। तो हम उनको एक सुराज्य के प्रतीक के रूप में देखते हैं, और इसलिए जब राजकाज की बात, राजनीति की और विशेष रूप में सुशासन की बात आती है तो उनका नाम आना स्वाभाविक है। लेकिन सहस्त्रबुद्धे जी, काफी हद तक जो एक अपना अधिकार जमाया है शिवाजी के नाम पर, जिस तरह से चाहे हम देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजनीति को स्थापित किया है, वो शिवसेना ने किया है। तो ऐसा लगता है कि जब बीजेपी इस बारे में बात कर रही है तो कहीं ना कहीं उसी का ड्यूप्लीकेशन हो रहा है।
देखिए, दुनिया को जो भी लगना है, गलतफहमियां, धारणाएं लोग बनाते हैं, प्रचार करते हैं, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज हो या लोकमान्य तिलक हो या वीर सावरकर हो या ऐसे या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये किसी की कोई बपौती तो होती नहीं, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं। इनसे प्रेरणा पूरे देश के लोग लेते हैं, महाराष्ट्र तक भी सीमित नहीं है, मैं तो कहूंगा। जी। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र पुरुष है। लाचित बर्फुकान सुदूर असम में उसको असम का शिवाजी कहा जाता है। तो यहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज की और कीर्ति फैली हुई है, तो उसको किसी एक दल के संदर्भ में जोड़ना, दल विशेष के प्रतीक के रूप में देखना, अपने आप में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। उनको संकुचित और सीमित नजरियों में देखने का। चलिए ठीक है, काफी शिवसेना को इस बात का जवाब जरूर देना पड़ेगा। उम्मीद हम ये करते हैं उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ जाएं तो अच्छा है। क्लाइड क्रास्टो जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी से। क्रास्टो जी बताइए कि कई लोगों ने ये भी अनुभव किया कि चूंकि केंद्र में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पिछले कांग्रेस पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन निकली, आप ये नहीं चाहते थे कि वो जो एक इंप्रेशन था वो आपके साथ जाए एक गठबंधन में। कई लोगों को हैरानी भी हुई कि इतना पुराना गठबंधन जिसमें सरकार में आप साथ रहे, आपने तोड़ दिया। आपका ये भी हमने एक आर्ग्यूमेंट सुना शरद पवार की तरफ से कि अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी पार्टी के नेता बहुत जल्दी बीजेपी के साथ भी जुड़ सकते थे। लेकिन अभी ये बताइए, आप 15 सालों बाद आप फिलहाल जनता को क्या नया देना चाहते हैं? पहली अहम बात। दूसरी बात कि जब आप ये समझ रहे हैं कि इस चुनाव में 5 अलग अलग कोण बने हुए हैं, आपका पहला राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है वो कौन है? कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, शिवसेना है, एमएनएस है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो गठबंधन है वो हमने तोड़ा नहीं था। बात ऐसी हुई थी कि हमने कुछ सीटों की मांगे की थी, 144 सीटें की मांगे हमने की थी, जो हम समझते थे कि आज महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे निकले और वहाँ चुनाव के नतीजे निकलने पर हमें ये समझ पड़ा कि हम अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेस के कंपैरिजन में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर, इसलिए हमने 144 सीटें की मांगे की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कारणवश कांग्रेस ने वो मान्य नहीं की, इसलिए समय बीता जा रहा था, नामांकन भरने थे, 2 दिन बाकी थे। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों नहीं एक निर्णय लिया जाए और हमने मीटिंग भी मांगी थी उनसे कि हम आगे बढ़ते हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करते हैं। और जब वो नहीं हुआ तो हमने तोड़ा नहीं, हमने अब एक निर्णय लिया और हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने गए। और बात रही दूसरी बात, आपने ये बताया कि भाई कई ऐसे बात अटकलें लगा रहे थे लोग कि भाई हम बीजेपी के साथ समर्थन करेंगे। देखिए, हम एक सेक्युलर पार्टी है, आप ये समझ लीजिए, हमारी विचारधारा जो है, हमारी सोच है, वो एक सेक्युलर पार्टी की सोच है। तो ऐसे कोई भी पार्टी से हम कोई संबंध नहीं रखेंगे जिसकी सोच, जो विचारधारा सेक्युलर नहीं होगी। और रही बात एक आगे विकास की, हमने काफ़ी सारा काम किया महाराष्ट्र में और बहुत सारा काम करेंगे। हम लोगों के पास जाएंगे, हमने जो काम किया है वो काम बताएंगे लोगों को और आगे हम क्या करना चाहते हैं वो बताकर हम लोगों से वोट मांगेंगे। एक दूसरे पर टीका करके, एक दूसरे पर उनकी जो जैसे कहते हैं ना, हम हमारी शक्तियों पर ध्यान देंगे, दूसरों की कमजोरी पर ध्यान नहीं देंगे हम। लेकिन ये बताइए कि मैंने आपसे पूछा था कि आपका पहला जो सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो कौन है? जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर है, आपका इलेक्टोरल कॉम्पिटिटर है, वो कौन है? नहीं, हमारा देखो, इलेक्शन जब हम लड़ रहे हैं, जो मेन पार्टियां हैं, जो मेन दल है यहाँ पर, वो हमारे विरोधक है, तो हम उनसे सबसे लड़ना चाहते हैं। हम लोगों के पास वो क्या नहीं कर सकते या उन्होंने क्या नहीं किया वो हम नहीं बताएंगे लोगों को। हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है, वो हम लोगों को बताकर हम वोट मांगेंगे। ठीक है, वही कह रहे हैं कि अपनी मजबूती, अपनी जो स्ट्रेंथ है उनकी, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, पॉजिटिव एजेंडा पे जा रहे हैं। ये बताइए कि विदर्भ में जो किसानों का मुद्दा है वो फिलहाल आपको कितना गंभीर नजर आता है? क्या ये आरोप जो अक्सर एनसीपी पे लगता है, जवाब मैं इनसे जरूर जानूंगी, लेकिन आपसे पहले एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़े किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए छोटे किसानों का जो है हित मारा है, या ये कहा जाए उनकी कीमत पे ऐसा हुआ है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसा है कि आपको याद होगा 2004 में जब यूपीए की पहली सरकार जब आई थी तो किसानों के कर्जे माफ़ किए थे और किसानों के लिए एक पैकेज भी दिया गया था। तो वो पैकेज का जो मकसद था वो बेसिकली जो विदर्भ के जो किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, जो पीड़ित थे, तो उनको सामने रख के ही वो एक किसानों के लिए, विदर्भ के लिए पैकेज दिया गया। लेकिन कितना फायदा मिला ये भी जग जाहिर है। अब ठीक है, अब वो तो देखने की बात है कि कितना फायदा मिला, कितना नहीं मिला, क्योंकि जहाँ तक जानकारी जितनी मिलती है तो कहीं तो
फ़ायदा उनको मिला था। और उसमें दो थे कि एक शॉर्ट टर्म था कि जो तुरंत किसानों की जैसे कर्जे माफ़ करे या बैंकों से उन कर्जा अगर रहा भी है तो भी बैंक से उनको फिर से कर्जा मिले, ऐसी कुछ सुविधा। और एक जो लॉन्ग टर्म था कि जिसमें सिंचन की एक व्यवस्था उस इलाके में अच्छी तरह से हो जाए ताकि किसानों को मानसून के ऊपर उनका परावलंबित्व न रहे। तो इस तरह से उसके दो एस्पेक्ट थे। अब उसमें जो लॉन्ग टर्म था उसमें ऑब्वियसली जो कुछ खामियां रही होगी उसका तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही लोगों को। लेकिन जो शॉर्ट टर्म था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा और उसका नतीजा आपने देखा होगा कि 2009 के चुनाव में काफ़ी उसका फ़ायदा मिलता हुआ नजर आया। कांग्रेस को मिला था। तो इस तरह से किसानों का जो आपने जो स्पेसिफिक सवाल किया है विदर्भ का, वो तो एक तरफ है। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो विदर्भ का जो इशू है वो किसानों की आत्महत्या के बजाय अलग विदर्भ कैसे बनाया जाए, कोई बना रहा है या नहीं, बीजेपी के ऊपर शिवसेना प्रहार कर रही है और बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने बहुत ही कन्वीनियंटली अपना स्टैंड चेंज किया है। जैसे एनसीपी ने भी पहले उनका कहना था कि हम अलग विदर्भ की अगर मांग होती है तो हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन अभी वो शायद मौन है अलग विदर्भ पे। कांग्रेस ने भी विदर्भ के बारे में, क्योंकि तेलंगाना के बाद जो कांग्रेस की जो हालत हुई है तो वो काफ़ी लेकिन गन्ना किसानों के बारे में अगर खासकर मैं पूछूं आपसे कि जो शुगर कॉरपोरेशंस हैं उनके खासकर हाथों जिस तरह से छोटे किसानों का हित, ऐसा माना जा रहा है कि नहीं तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में जो शुगर और गन्ना किसान है, ऐसा है कि महाराष्ट्र में विनय सहस्त्रबुद्धे जी भी जानते होंगे, जो किसान है वो शेयर होल्डर है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की जो शुगर जो सेक्टर है वो कोऑपरेटिव बेस्ड है, जिसमें जो गन्ना किसान है वो उस कारखाने का, उस फैक्ट्री का वो शेयर होल्डर होता है और उसको वहाँ अपना गन्ना देना पड़ता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और नक्सलवाद पे जरूर बात करूंगी। ये भी एक अहम समस्या है और खासकर जो करप्शन के चार्जेस एनसीपी और कांग्रेस की सरकार पर लगातार लगे हैं, चाहे वो आदर्श सोसाइटी वाला मामला देखें या सीएजी ने जिस तरह से आपके बारे में कहा है, आपसे जरूर पूछूंगी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे से मैं पूछना चाहती हूँ। ये बताइए सहस्त्रबुद्धे जी, जिस तरह से अभी बायपोल्स हुए हैं उसमें 13 सीटें आपने जीती हैं 33 असेंबली सीट्स में, क्या इसको कोई नज़ीर, कोई उदाहरण के तौर पर पेश किया जाए? क्या हम ये मान लें कि जो मोदी वेव है वो धीरे धीरे घट रही है, खाली नरेंद्र मोदी के नाम पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते? देखिए, हमने कभी भी किसी व्यक्ति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा है और स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी भी जिस पद्धति की राजनीति में विश्वास करते हैं तो वो एक सामूहिकता की राजनीति में विश्वास करते हैं। तो एक टीम मोदी की भाषा वो बहुत पहले से करते आए हैं और उसी पद्धति से उनका व्यवहार रहा है। अभी ऐसी स्थिति में आप उपचुनावों के नतीजों को लेकर अगर ये कह रही है कि मोदी वेव और वगैरह, मैं तो मानता हूं कि देखिए उपचुनावों के आधार पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको दूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कोई अंदरूनी समझौता हुआ जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग करते हुए दोनों ने साठगांठ की और कांग्रेस ने भी कुछ मात्रा में कुछ सीटों पर उनका सहयोग किया, जिसके चलते कुछ कॉम्प्रोमाइजेस बिहाइंड द कर्टन भी हुए और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। मगर अगर हर एक चुनाव क्षेत्र के वोटों का परसेंटेज अगर देखेंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं उसका परसेंटेज बढ़ा हुआ है। इसलिए आपको ये कहना और एकदम से इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुझे लगता है कि कोई नहीं, मैंने सवाल पूछा, निष्कर्ष नहीं निकाला, मैंने तो सवाल पूछा, इसीलिए तो ये बहस है सारी। जमीनी वास्तविकता को अगर देखेंगे, मैं कहना केवल इतना ही चाहता हूं कि ये बहुत जल्दी इस तरीके का निष्कर्ष निकालना कोई उचित नहीं होगा और जमीनी वास्तविकता जो हमें बताती है वो यही बताती है कि ये एक रणनीतिपूर्ण वहां पर और राजनीति खेली गई जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मगर ऐसा कोई नहीं है कि जनादेश खिसक गया है या लहर जो है वो अभी चलिए बहुत जल्दी दो राज्यों, दो महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनमें चुनाव अब होगा, जिसमें से एक राज्य में आप भी हैं। बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा या फिर जब भी कहा जाएगा कि शायद ये कोई फैसला नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं है या ये
फैसला बीजेपी के ऊपर नहीं है। हम फिर हाजिर होंगे और फिर आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन दो महत्वपूर्ण सवाल इस बहस में ज़रूर बच जाते हैं। सबसे पहले आलोक जी, आप बताइए कि एक बड़ा आपका वोट बैंक, हालांकि ये शब्द बहुत अच्छा नहीं है लेकिन चूंकि इतनी बार इस्तेमाल हुआ है, 11% मुस्लिम आबादी महाराष्ट्र की, लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपसे, एनसीपी से, दोनों से नाराज़ हैं। जो माइनॉरिटी सेल के नेता हैं वो कई सारे नेताओं के साथ अब जो हैं बीजेपी और शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, हो गए हैं। क्या ये आपको चीज़ नर्वस नहीं करती? आपको नहीं लगता कि आपकी नीतियां जिम्मेदार हैं? करीब करीब 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट जो है ये तय करता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। देखिए आरफा जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म की और जाति की राजनीति नहीं करती। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में कभी जाकर लोगों के बीच में ये नहीं कहा कि मैं ओबीसी हूँ या मैं किसी फलां धर्म से आता हूँ, फलां जाति से आता हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। आज देखिए प्रधानमंत्री महोदय जो हैं हमारे, वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि फिलहाल नर्वसनेस की बात, बात वोट आपसे जा रहा है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? पहली बात तो ये आप मान भी रहे हैं कि नहीं जा रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि मुस्लिम वोट हमसे कहीं दूर जा रहा है। मुसलमानों ने और खासतौर पर दलित पिछड़ों ने, और इसके साथ मैं आदिवासी भाइयों को भी जोड़ना चाहूंगा, हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नीतियां रही हैं वो स्पष्ट रही हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक कमेटी बनाएं और तमाम जो इंडस्ट्रीज आदिवासी क्षेत्रों में लगनी है उसमें रिलैक्सेशन देना शुरू कर दें और प्रधानमंत्री जाकर वहां आदिवासियों की चिंता प्रकट करें। आप ही कह रहे हैं कि हमेशा साथ रहें और आपका विश्वास है कि हमेशा साथ रहेंगे। ये वर्ग जो है हमारी तरफ से साथ रहेंगे। एनसीपी के नेता से भी पूछ लेते हैं, आपके सहयोगी रहे राष्ट्र साहब, आप बताइए क्या कम से कम आप इस यथार्थ को पहचान रहे हैं या नहीं? आरफा जी, एक बहुत अहम जो एक मुद्दा आपने यहाँ पर ध्यान शायद नहीं दिया या मैंने कुछ गलत सुना। बीजेपी के जो प्रतिनिधि उन्होंने कहा कि हमने किसी के नाम पर राजनीति नहीं की। अब ये बात सही है, मतलब मैंने कान बज रहे थे कि मैंने ये सच बात सुनी। नहीं, स्टूडियो में भी इसको लेकर चर्चा हो रही थी। लोग तो बगैरकर जी कह रहे थे फिर आपकी बार मोदी सरकार कैसे हुआ? नहीं, यहाँ तक तो इतना चल रहा था कि लोगों को लगने लगा कि बीजेपी नाम की पार्टी नहीं, मोदी नाम की पार्टी है। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जहाँ जाएंगे आप, मेरे सवाल का जवाब है ना जी, हाँ बोले जी। मैं पूछ रही हूँ आपसे मुस्लिम वोट के बारे में, 11% आबादी है। नहीं, देखिए, हमने धर्म के नाम पे कभी राजनीति की नहीं है और हम धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे नहीं। हम लोगों के पास, जैसे मैंने पहले कहा, फिर से दोहराता हूँ, हमने जो विकास किया है, हमने जो काम किया है वो लेकर जाएंगे और फिर वो कोई धर्म के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जाति के नाम पर तो समय मेरे पास प्रधानमंत्री करते हुए आ रहे हैं। कभी ओबीसी बताते हैं, कभी नीच जाति बताते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जो कई अहम मुद्दे हैं जनता के लिए जिससे तय होंगे, कि तय होगा ये कि आखिर कौन किस पार्टी को वोट करता है। 5 अलग अलग कोने बने हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि 4 नहीं बल्कि 5वां कोना राज ठाकरे को भी हमें जरूर गिनना होगा कि आखिर उनकी ताकत, उनकी शक्ति इन सालों में कितनी बनी है और क्या वाकई जब इतनी बड़ी बड़ी कद्दावर पार्टियां और नेता मैदान में हैं तो उनकी क्या हैसियत होगी। लेकिन नक्सलवाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर यह तय होगा कि केंद्र में जो सरकार है फिलहाल वो क्या नीति बनाने जा रही है और कांग्रेस एनसीपी की अब तक क्या नीति रही है नक्सलवाद पर। इसके अलावा जाहिर है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको फैसला करना है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।